की चल नहीं रही ना। हम्म। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। आप लोगों से हमेशा यही उम्मीद हम लगा के रखते हैं। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें और जहां हमने अपनी क्लास को कल खत्म किया था उसके आगे की चीजों को हम जान सके कि आपके देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो इतना बड़ा पद होता है, आखिर उनके और क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से वो चीजों को देखते हैं। अमित कुमार जी, आप ब्लॉक नहीं हैं, आपका कमेंट मुझ तक आ रहा है। हिमांशु, नितेश, दीपक, विकास, रमेश, योगेश, संदीप, ललित, नेहा, विकास, आशुतोष शर्मा, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। नवीन, पीयूष, जिन बच्चों के नाम मुझे दिख रहे हैं बेटा उनके नाम शिवेंद्र, सुनील, आशुतोष, ममता, पिंकी, भोपाल, मोहित, नंदन, जितने भी बच्चों के नाम मुझे दिखे हैं सभी का नाम मैंने बोल दिया है। और बाकी जो और भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति जी, आपका हम चैप्टर पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में हमने कल क्या क्या देख लिया था वो मैं आपको आज एक बार क्विक रिवीजन के थ्रू यहां बता देती हूं कि क्या क्या चीजें हमने देखी थी। बेटा हमने आर्टिकल 52 को देख लिया था, आर्टिकल 53 को देख लिया था और आर्टिकल 54 यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि उनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, कौन मतदान करता है और कौन नहीं करता है, ये आपको मैं यहां पर बता चुकी थी। आज की क्लास जो मुझे शुरू करनी है वो शुरू करनी है बच्चों आर्टिकल 55 के साथ। तो आर्टिकल 55 में क्या है उस चीज को हम देखेंगे और आप उस चीज को समझेंगे। आर्टिकल 55 आपको बताएगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड क्या होता है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, वोटिंग कैसे होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 52, 53 और 54 में आपको पढ़ा चुकी हूं। तो अगला आर्टिकल आज आप क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे मैम आर्टिकल 55 और इसमें क्या है तो लिखना राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 1 मिनट की लिखना रह गया, निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखिएगा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल 55 में क्या क्या चीजें कही गई हैं। एक बार मैं आर्टिकल 54 को रिवाइज करा देती हूं। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि आपकी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब अगर मैं आपको बताऊं यहां पर तो आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं और बेटा केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने शामिल किया था। विधानसभा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की जो हैं केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया था जिनमें विधान सभाएं हैं, और विधानसभा आपकी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ही आपके केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये सब कैमरे की चीजें होती हैं अमित कुमार जी। चलिए, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि कौन कौन वोटिंग करता है। और आपके केंद्र शासित प्रदेशों को कब दिया गया मतदान का अधिकार? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा।
बहुत बढ़िया मोहित चौधरी जी, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप। चलिए अब मेथड को देख लेते हैं। मेथड में सबसे पहले आपको एक प्रश्न का मैं उत्तर बता देती हूं। बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न पूछा है कि निर्वाचन करवाता कौन है। तो आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन का संचालन करता है। निर्वाचन का संचालन, ठीक है, कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग, जिसमें आप लिखेंगे कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, conduct of the election by the election commission of India, election commission of India। भारत में एक निर्वाचन आयोग है जिसका काम होता है निर्वाचनों का संचालन करना। ठीक है हिमांशु जी, जो नोट्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई नई चीज लग रही है तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है हिमांशु, आगे देखिएगा। तो ये आपके भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन का संचालन, भारत का निर्वाचन आयोग हिंदी में मिस हो गया है, भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन का संचालन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन का संचालन करता है। निर्वाचन का संचालन यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है तो मैम निर्वाचन आयोग करवाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है बच्चों कि ये बताइए कि इलेक्शन कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि जिसमें जनता वोट नहीं करेगी बल्कि एमपी और एमएलए करेंगे तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न पूछेगा कि मतदान कैसा होता है, तो आप कहेंगे गुप्त मतदान होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग होती है। कैसी वोटिंग होती है बेटा? सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान। मतलब कोई भी एमपी या एमएलए आपस में एक दूसरे को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने किस कैंडिडेट को, उन्होंने किस उम्मीदवार को मतदान किया है, ये बताना अलाउड नहीं होता। अब आप, मुझे पता है, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि मैम अगर किसी ने बता दिया तो क्या होगा? तो बेटा उसका वोट कैंसिल हो जाएगा, उसका मतदान की वैल्यू नहीं रहेगी। लालू प्रसाद यादव की जब हम बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव का जो आपका वोट है वो इसी वजह से कैंसिल हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने वोट को ओपन कर दिया था, यानी कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग होती है यहां पर, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि मेथड क्या है। मेथड, यहां से प्रश्न बनेगा कि मेथड यानी कि पद्धति कह सकते हैं या बेटा इसको रीति भी कह सकते हैं। रीति यानी कि तरीका क्या होता है। तो आपको मैं पहले हिंदी में लिख देती हूं, देन मैं इंग्लिश में लिखूंगी, तो परेशान नहीं होना है। आनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं, यानी कि इसका मेथड है ये आपका यहां पर पद्धति है,
ये आपको ध्यान रखना है कि इनके इलेक्शन की, जितने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके देश में होंगे, जितने भी इनडायरेक्ट, जितेंद्र जी मैंने बोल दिया है, वो पीडीएफ मिल जाएगी तो आपके उस पर पढ़ जाएगी। अब आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे proportional representative system, proportional representative system and single transferable system and single transferable and single transferable vote system, transferable vote system, यानी कि आपका ये इंग्लिश में हो गया। आपको केवल बेटा मेथड याद रखना है, इलेक्शन कैसा होता है, कैसा मतदान होता है। आपसे कोई कभी ये नहीं पूछेगा, कोई भी कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आप किस तरीके से इलेक्शन होगा, क्या वोटिंग होगी, नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं कि इसमें एमपी और एमएलए जो वोटिंग करते हैं वो प्रेफरेंस के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे वोटिंग करते हैं कि वो किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं। जिस कैंडिडेट को वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे वो पहले नंबर पर रखते हैं, और जिसे उससे कम उसे दूसरे नंबर पर, और जिसे सबसे कम। अगर जितने कैंडिडेट होंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कैंडिडेट ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, तो बेटा सारे लोग केवल एक को पसंद नहीं कर सकते, सारे लोग एक को पसंद नहीं कर सकते। सारे लोगों में से कोई ए को करेगा, कोई सी को करेगा, कोई डी को, कोई बी को, यानी कि सबकी चॉइस अलग अलग होगी और वो अपनी चॉइस के आधार पे मतदान करेंगे। और ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, इसको मैं एक बॉक्स में लिख रही हूं इस चीज को, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जीतने के लिए, या निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजेता बनने के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजेता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजेता बनने के लिए, विजेता यानी कि विनर, विजेता यानी कि विनर बनने के लिए कुल वैध मतों का, ध्यान से सुनना, कुल वैध मत, ठीक है, कुल वैध मतों का, यानी कि टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का 50% +1 आपको लेना होगा जिस कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इतना मिलता है तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इलेक्शन में 10,000 वोट पड़े हैं तो वही कैंडिडेट जीतेगा जिसके पास 5,000 +1, यानी 5,001 वोट जिस कैंडिडेट के पास होगा वही राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतेगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेफरेंस के आधार पे यहां वोटिंग की जाती है और ये वोटिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी कैंडिडेट को 50% +1 वोट नहीं मिल जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीतने के लिए, और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड होता है। आपसे प्रश्न बस यहीं से आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। आर्टिकल 55 हो गया, अब आर्टिकल 56 हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 56, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का 2 वर्ड यूज होंगे, दोनों लिख देती हूं मैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल, या फिर लिखा होगा पदावधि। कार्यकाल या बेटा जी पदावधि एक ही बात होती है, पदावधि। यानी इसमें आप लिखेंगे टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस,
टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल बहुत बराबर रहेगा तो मैम बराबर नहीं रहेगा कभी भी अभिराम कुमार जी, और बराबर रहेगा तो दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि दो राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते ना, एक ही को बनाना पड़ेगा। बेटा जमानत राशि बसंत लाल जी बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन आर्टिकल के थ्रू ही तो बताऊंगी, तो सीक्वेंस में मैं बता रही हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, ये प्रश्न पूछा जाए अगर, तो आपको क्या उत्तर करना है कि मैम इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा कि पद ग्रहण के दिन से यानी कि होल्ड द ऑफिस, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल, कितना रहता है, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, ये ध्यान रखना है। 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है, किस दिन से, जिस दिन ये अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं। 6 साल नहीं बेटा जी, 5 साल। मैडम जी राष्ट्रपति पद के लिए 2 ही उम्मीदवार हो सकते हैं या ज्यादा भी। भोपाल जी 2 से ज्यादा उम्मीदवार भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। श्याम जी ध्यान से सुनिए, 4 उम्मीदवार अगर खड़े होंगे तो भी ऐसे ही वोटिंग पड़ेगी, 4 उम्मीदवार खड़े हैं तब भी सेम तरीके से होगा, सब चॉइस के बेस पर वोट देंगे, किसी को कितने मिलेंगे, किसी को कितने, फिर जिसको सबसे कम मिलेंगे बाकी सब में डिवाइड हो जाएंगे चॉइस के बेस पर, फिर दूसरी बार काउंटिंग होगी तो फिर जिसको सबसे कम मिलेंगे, ठीक है, तीसरा कैंडिडेट जो बच्चा, मतलब 3 बचे ना, फिर 3 में से जिसको सबसे कम मिलेंगे उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे 2 के अंदर, फिर जब 2 की काउंटिंग होगी और जिसको 50+1 मिल जाएंगे वही जीत जाएगा। चुनाव कितने भी लोग लड़ सकते हैं, कितने भी लोग कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट बनना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष का होता है। दूसरा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर 5 इयर्स, 5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र देकर, त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, ठीक है, त्यागपत्र देकर, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर, उपराष्ट्रपति को देकर पद छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, यानी कि अगर ये 5 साल से पहले अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। रंजन कुमार जी कितने मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी लिखा हुआ संविधान में नहीं है। आगे देखना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूं, यह आपको उपराष्ट्रपति के बारे में। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, को अपना त्यागपत्र देते हैं, को अपना त्यागपत्र देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, तो उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, का यह कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना, वह इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे, वह इसकी सूचना लोकसभा, एलएस का मतलब है सूचना, एलएस लिखूंगी आगे से मैं, लोकसभा को दे, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को दे, लोकसभा के अध्यक्ष को दे।
ये प्रश्न बेटा बनता है एग्जाम में, और प्रश्न कैसे पूछा जाता है सुन लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? तो मैम स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा को बताएंगे कि प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन मुझे दे दिया है। वाइस प्रेसिडेंट अविनाशी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न कीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे लेकिन पेशेंस रखने के साथ। आगे देखिएगा, अगर यहां पे ये बोला जाए कि 5 वर्ष बाद पद ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रश्न भी बनता है कि क्या 5 वर्ष बाद पद ग्रहण कर सकते हैं, तो अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स राष्ट्रपति अपने पद पर, राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने पद पर, अपने पद पर रह सकते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं जब तक कि, जब तक कि, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी, और यहां पे उत्तराधिकारी का सेंस, उत्तराधिकारी का मतलब है नए प्रेसिडेंट से। उत्तराधिकारी को इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेसर, क्या बोलेंगे? सक्सेसर बोलेंगे। और यहां पे उत्तराधिकारी का मतलब किस चीज से लिया गया है मैम? उत्तराधिकारी का मतलब है बेटा यहां पर नए राष्ट्रपति, जो न्यू प्रेसिडेंट हैं उनको उत्तराधिकारी बोला जाएगा। जब तक कि उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण ना करे, राष्ट्रपति पद को ग्रहण, राष्ट्रपति पद को ग्रहण ना करे। यानी कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि आप ये बताइए मैम, आप ये बताइए कि क्या 5 साल से पहले पद छोड़ सकते हैं? जी, त्याग पत्र देकर। क्या 5 साल के बाद यहां पे, क्या 5 साल के बाद यहां पे अगर मैम पूछे तो राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं मैम, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन में कोई देरी हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि उस केस में हम प्रेसिडेंट को हटा देंगे, नहीं। जब तक कि नए प्रेसिडेंट इस पोस्ट पर नहीं आएंगे तब तक पुराने वाले ही इस पद पर बने रहेंगे। यानी कि तभी बन सकते हैं जब इलेक्शन में देरी हो या इलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाए हो। यह आपको ध्यान रखना है। अल्पा जी राज्यसभा नहीं, लोकसभा को देगा, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, आपका सदन है, और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। क्या त्यागपत्र देने के बाद फिर से ग्रहण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़के, दोबारा इलेक्शन लड़के। ठीक है, 56 हो गया। आगे देखो, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 57 की, जिसमें दिया गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को इंग्लिश में बोलेंगे री इलेक्शन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल आपको बताता है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हर बार उसको इलेक्शन जीतना होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि एक व्यक्ति, यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं समझाने के लिए, एक व्यक्ति भारत में
कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हर बार बन सकता है, लेकिन हर बार या हम कह सकते हैं लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाले निर्वाचनों को जीतकर, होने वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन को जीतकर, क्योंकि हर 5 साल पे नए राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितनी भी बार बन सकता है, अनलिमिटेड टाइम बन सकता है। आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि 2 बार, 3 बार या 4 बार, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया बेटा, कहीं पर भी नहीं। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वहां पे 2 वाली कंडीशन नहीं होती तो बराक ओबामा फिर तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनते, लेकिन वहां का संविधान कहता है कि केवल 2 बार। और अब तक बेटा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है और एक बच्चे ने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है, और बहुत अच्छी बात है कमलेश चौहान जी की आपने दिया है, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई बना है मैम? तो यहां पे नोट डाल के लिखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस पद को 2 बार ग्रहण किया। बस एक यही बने हैं अब तक, बाकी अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो इनके बाद इस पद पर दोबारा आया हो, कभी भी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एज मैटर नहीं करता उमेश गौतम, अभी बताऊंगी। थोड़ा पेशेंस रखो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, बिल्कुल पेशेंस ही नहीं रख रहे हो तुम लोग। चलो अब तुम्हारी समस्याएं दूर करती हूं मैं, और अब आपको बताती हूं मैं आर्टिकल 58। बहुत बेचैन हो आप, ठीक है? क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखना जरा बच्चा। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो क्या योग्यताएं होती हैं, क्या दिक्कत है कि हम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अब चैलेंज बताऊंगी कि चैलेंज क्या है। पहला सिंपल होता है और ये हर जगह लगेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, यानी कि बच्चों सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जरा ध्यान से सुनना कि एग्जामिनर तुम्हें कैसे फंसाता है। यहां पर भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म से जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वही राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं। केवल सिटीजनशिप होनी चाहिए बेटा, और सिटीजनशिप के लिए मैंने 5 तरीके आपको बताए हैं। केवल उसके आगे एक चीज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। जन्म से नागरिकता आवश्यक नहीं है। आगे देखिएगा, दूसरा क्या बोल रहा है मैम, दूसरी जो है क्या बोल रही है, दूसरा क्या बोल रहा है, 1 मिनट। दूसरा बोल रहा है बच्चों की न्यूनतम
न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष की होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम ये तो न्यूनतम हो गई, ये तो न्यूनतम हो गई, आप बताओ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो हम कहेंगे अधिकतम कहीं पर भी लिखा नहीं है। ठीक है, ये 58 ही लिखा है, 56 नहीं लिखा है बेटा, 58 ही लिखा है, मैं सही से लिख देती हूं। मैक्सिमम कहीं लिखी ही नहीं है मैम, जब तक नहीं मरोगे तब तक बन सकते हो। ठीक, उसके बाद तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है भैया कि आप जो हैं वो आप में लोकसभा, ध्यान से सुनना, लोकसभा का सदस्य बनने की, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं मैं, ये आपकी लाइन कह रही है कि जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य में होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य में होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। जी पिंटू जी, और बड़ा लिख देती हूं। तो क्या कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब एमपी नहीं होना चाहिए, लेकिन एमपी बनने की योग्यता होनी चाहिए। केवल क्वालिफिकेशन की डिमांड कर रहा है कि जो योग्यता एक एमपी में होती है, लोकसभा के एमपी में, वही राष्ट्रपति में हो। आगे ध्यान से, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूं क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। चौथा, पॉलिटी पूरी ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे देखो, चौथा कह रहा है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ये क्या होता है मैम? ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है मैम? मतलब आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, जिस काम के लिए सरकार आपको पेमेंट दे रही है ऐसा कोई काम आप ना करें, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब जिसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है, वो बेटा जी आपके लाभ के पद में आता है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन पद हो या राज्य सरकार के अधीन पद हो, दोनों ही तरह के पद लाभ के पद होते हैं, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट होते हैं। ये एमपी की ही योग्यताएं हैं, एमपी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवा, पागल ना हो, पागल ना हो। डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड। भैया किसी पागल को राष्ट्रपति थोड़ी बना देंगे, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छठा क्या कह रहा है? छठा, सिक्स्थ कह रहा है दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। मतलब
डू नॉट इंसॉल्वेंट, डू नॉट इंसॉल्वेंट, ऐसा व्यक्ति जो बैंक का पैसा ले लेता है और फिर उसको चुका नहीं पाता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दिवालिया कहते हैं। जो व्यक्ति बैंक के पैसे लेके भाग जाते हैं, जिन्हें आप बैंकरप्ट कहते हैं, उन्हें हम दिवालिया कहते हैं, कि पैसा तो ले लिया लेकिन बैंक का पैसा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद अगला देखिएगा, एक आर्टिकल में अलग से यही मेंशन करूंगी, उसको भी सुनना। एक कह रहा है आर्टिकल 59, जो यहीं से जुड़ा हुआ है और बहुत ध्यान से सारे बच्चे फोकस करेंगे यहीं पर। कह रहा है आर्टिकल 59 कि संसद, संसद का मतलब है लोकसभा और प्लस राज्यसभा। संसद या विधान मंडल, संसद या विधान मंडल मतलब लेजिस्लेचर बोलेंगे, संसद को पार्लियामेंट बोलेंगे। और विधान मंडल का मतलब है यहां पर कि जो विधान मंडल है, मतलब है इसका विधान मंडल या लेजिस्लेचर से कि मतलब विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान से सुन लो, पूरा लिख लिख के बता रही हूं आपको, ठीक है। और आपका विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझें, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा, ये कह रहा है संसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो। संसद या विधान मंडल का सदस्य मतलब मेंबर, संसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो। मतलब ये क्या कह रहा है मैम? ये कह रहा है मैम कि ये कह रहा है कि ये एमपी नहीं होना चाहिए, ये एमएलए भी नहीं होना चाहिए और ये एमएलसी भी नहीं होना चाहिए। और ये बात मैम लिखी गई है आर्टिकल 59 में कि संसद या विधान मंडल के किसी सदन का, यहां पे मैं लिख देती हूं संसद या विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, ना तो लोकसभा का, न विधानसभा का, न विधान परिषद का और ना ही आपके किसी भी सदन का। मतलब एमपी ना हो, एमएलए ना हो और मैम एमएलसी भी ना हो। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब आपका क्रॉस क्वेश्चन यहां से बनेगा और वो उन्हीं बच्चों के दिमाग में बन रहा होगा जो इस क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और उनके दिमाग में ये चीज जरूर आई होगी, एक बार के लिए तो जरूर आई होगी कि अगर होता है तो क्या। अगर 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 किसी सदन का सदस्य है तो, अगर किसी सदन का सदस्य है तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि की घोषणा हो जाएगी, तो उस दिन से उस सदन में राष्ट्रपति का पद, तो उस दिन से उस सदन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा।
रिक्त का मतलब होता है बेटा वैकेंट, यानी कि खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये यहां पर पूरी सिचुएशन है कि पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर है, एमएलसी होता है बेटा विधान परिषद का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली क्लास, पहला डेमो, सारी बेसिक चीजें वो आपकी जो है मैंने यहां पर क्लियर की थी। एमएलए क्या होता है? विधानमंडल का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक। और एमपी किसको कहते हैं? इन दोनों सदनों के सदस्य को एमपी कहते हैं। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डेमो, यही सब निकाला था मैंने उसमें, ताकि आप अपने बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करके रखें। लेकिन आप जो है एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, संसद का सदस्य। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। और बेटा आपका एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले तो होना नहीं चाहिए, और अगर है तो कोई बात नहीं। तो जिस दिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगी, जिस दिन ये बोला जाएगा कि उस दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसी दिन से बेटा ये पद खाली हो जाएगा, जहां पर भी वो सदस्य होगा। अगर एमपी होगा तो एमपी का पद खाली, एमएलसी होगा तो एमएलसी का पद खाली, और एमएलए होगा तो एमएलए का पद खाली। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 59 में केवल ये है, मैंने जब आर्टिकल 59 इसके सामने लिखा है तो केवल इसमें आएगा ये। यहां पे 6 पॉइंट पे लिखा है आर्टिकल 59, कहीं नहीं लिखा ना, वो 58 में ही आएगा। तो उस दिन से उस सदन में, सॉरी, तो उस दिन से उस सदन में, तो उस दिन से उस सदन में उसका पद, ठीक है, उसका पद रिक्त हो जाएगा अगर वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में उम्मीदवार है। ठीक है, यही सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। हां, मैंने लिख दिया है उस सदन का, अगर किसी सदन का सदस्य है तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि की घोषणा हो जाएगी तो उस दिन से उस सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब ठीक है, गलती से राष्ट्रपति लिख दिया है, मैंने ठीक कर दिया है। यह है आर्टिकल 59। अब आर्टिकल 59 में यह बात लिखी गई है। अब आर्टिकल 59 यही खत्म हो गया है, मैं बोल रही हूं यही खत्म। अब आपके आर्टिकल जो योग्यताएं हैं उसमें एक पॉइंट और जुड़ेगा, मैं यहां लिखकर बताती हूं। योग्यताएं, इसमें एक पॉइंट और जुड़ेगा और वो होता है प्रस्तावक। ध्यान से सुनना, एक आपने सुना होगा प्रस्तावक, जिनको हम कहते हैं प्रपोजर्स, और एक आपने सुना होगा बेटा अनुमोदक, जिनको हम कहते हैं सेकेंडर्स। ये भी जरूरी है और यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है। तो प्रपोजर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं, और सेकेंडर्स कितने होते हैं? ये भी 50 होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी उम्मीदवार, बेटा मैंने उसको ठीक कर दिया है, आप लोग बस मैसेज करते रहते हो, ये भी तो देख लो कि मैम ने उसके बाद उसको ठीक कर दिया है। प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50। अब ये चैलेंज, जैसे तुम बोलो कि ये सब क्वालिफिकेशन तो एक दिन हमारे पास भी होंगी, हम भी 35 साल के होंगे, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, और संसद के किसी सदन या फिर विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य भी नहीं है, तो हम भी तो बन सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है
जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में कैंडिडेट बनना चाहता है, जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है, यानी वो चाहता है कि मैं भी देश का राष्ट्रपति बनूं, तो उसके पास में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ध्यान रखना, अनुमोदक और प्रस्तावक कभी भी एक नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। यानी कि टोटल 100 एमपी या एमएलए का सपोर्ट चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो। मैम ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कौन होते हैं? तो बेटा जी एमपीज और एमएलएज होते हैं, सांसद और विधायक जो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो इनके, ऐसे लिखेंगे, जो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हीं एमपी एमएलएज में से। और कौन से होते हैं? वो निर्वाचित होते हैं। इलेक्टेड एमपी एमएलएज होंगे, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि निर्वाचक मंडल में एमपी और एमएलए राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। अब उन्हीं एमपी एमएलए में से 50 ऐसे लोग होंगे जो नाम का प्रस्ताव लाएंगे कि हम इनको बनाना चाहते हैं, और फिर 50 वो लोग होंगे जो उस प्रस्ताव को अप्रूवल देंगे। यानी अनुमोदक कौन होंगे? अप्रूवल देने वाले। अब तुम इसे तुम्हारी ही भाषा में समझो, ध्यान से सुनो। एक लड़का है और एक लड़की है, मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम्हें यही समझ में आएगा। एक लड़का है, एक लड़की है। अब लड़की अलग है, लड़का अलग है, दोनों अलग अलग है ना। अब लड़का लेकर आया है प्रपोजल, किसके पास? लड़की के पास। तो प्रपोजल लाने वाला कौन है? लड़का। प्रपोजल लेकर आया है लड़की के पास में, और लड़की को यह प्रपोज कर रहा है। तो प्रपोजल कौन डाल रहा है? लड़का। तो यानी कि प्रस्तावक कौन हो गए? लड़के, समझाने के लिए। और अगर मैं बोलूं कि प्रस्ताव को अनुमोदन, भैया तुमने तो प्रपोज कर दिया, सामने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करे या ना करे, तो लड़की कौन हो गई? उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली, यानी कि अनुमोदक। यानी प्रपोजल और सेकेंडर्स कभी एक नहीं हो सकते। प्रपोजल हमेशा अलग व्यक्ति देंगे और उसको अप्रूवल हमेशा अलग व्यक्ति देंगे। तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना या नहीं करना किसके हाथ में है? लड़की के। तो वो होते हैं सेकेंडर्स। जैसे यहां लड़का लड़की अलग हैं, वैसे ही यहां पर प्रपोजर्स और सेकेंडर्स भी अलग हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई हैं? बहुत अच्छे समझ आ गई होंगी, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। पहली कंडीशन, ठीक है, ये होती है कि इनका सपोर्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखना। आगे अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसी तरीके से एक यहां पर लिखेंगे आप जमानत राशि। एक जमानत राशि होती है बेटा, जो किसी भी कैंडिडेट को, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कैंडिडेट बनना चाहता है, उसको 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। जमानत राशि कितनी होती है बेटा? 15,000 रुपीज। चैलेंज ये भी नहीं है, चैलेंज एक्चुअली होता है ये, क्योंकि 15,000 रुपए में कोई राष्ट्रपति बनाए तो तुम क्या नहीं बनोगे? बिल्कुल बन जाओगे, है ना, बिल्कुल आप बन जाओगे। आगे देखिएगा, अनुसूचियां नहीं कराई, कराऊंगी आशीष, सब कराऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी बेटा। आगे देखिएगा, तो 15,000 रुपए जमानत राशि, ये आपके 15,000 रुपए क्या करने होते हैं? जमा, यानी कि डिपॉजिट करने होते हैं बच्चों। और डिपॉजिट कहां पर होंगे? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए हर एक कैंडिडेट को जमा करने होते हैं अगर वो यहां पर इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है या उम्मीदवार बनना चाहता है। उसको आरबीआई में ये रिपोर्ट डिपॉजिट करने होंगे, आरबीआई में जमा करने होंगे। और बेटा अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि जमानत राशि जब्त कब होती है? जमानत राशि जब्त कब होती है? जब्त का मतलब है बेटा सीज्ड। जब्त कब होती है?
ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत कम पूछा जाता है कि जमानत राशि कितनी होती है। ज्यादातर पूछा जाता है कि जमानत राशि जब्त कब होती है, सीज्ड कब होती है, मतलब आरबीआई तुम्हारा पैसा कब वापस नहीं करेगी। तुम्हारा का मतलब है कैंडिडेट्स का। मान के चलो कि ए, बी, सी और डी 4 कैंडिडेट हैं। चारों ने 15,000 रुपए जमा किए और इन चारों को क्या बोल दिया? इन चारों को बोल दिया कि ये तुम्हारी जब्त भी हो सकती है, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तो इन्होंने पूछा क्यों? तो इन्होंने कहा कि ये कंडीशन है भैया, एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि अगर आपको अपनी जमानत राशि बचानी है तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे कि जमानत राशि जब्त कब होती है? तो लिखेंगे जब किसी उम्मीदवार को इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडेट। जब किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यानी कि टोटल वैलिड वोट्स कुल वैध मतों का 1/6 कितना? 1/6 मत प्राप्त नहीं होता। मतलब टोटल वोट में से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको 1/6 वोट भी नहीं मिला तो भैया 15,000 रुपए भूल जाओ, फिर वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। सीधा बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीतने के लिए चाहिए 50% +1 टोटल वैलिड वोट्स का, लेकिन अपनी राशि को बचाने के लिए कितना चाहिए? 1/6 वोट टोटल वैलिड वोट्स का। शिवम सरोज जी, अभी मैंने समझाया प्रस्तावक मतलब जो नाम का प्रस्ताव लाएं और अनुमोदक मतलब जो उस प्रस्ताव को अप्रूवल दें। लड़का लड़की की कहानी भी सुनाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 100 MLA MP ही वोट डालते हैं, मैंने ऐसा तो कहीं नहीं लिखवाया। रवि कुमार जी 1/10 नहीं 1/6, 1/10 कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, वो संसद में पढ़ेंगे हम 1/10। और यही सेम चीज वाइस प्रेसिडेंट में भी होगी, सेम चीज। ये हो गया। आगे देखिएगा, एक बहुत छोटा सा आर्टिकल के साथ क्लास को समाप्ति देंगे और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 60। ये कह रहा है मुझे भी पढ़ाओ, बहुत देर हो गई। कह रहा है मुझे भी पढ़ा दो, अब बच्चों को मेरे बारे में भी बता दो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये बोल रहा है, पता है आर्टिकल बातें कर रहा है मुझसे। ये कह रहा है कि इसमें है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है। इसमें है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यह प्रश्न बहुत देर से आ रहा है। तो राष्ट्रपति की शपथ कहां पर है? आर्टिकल 60 में है। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे? या लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यह आपका शपथ है।
तो शपथ कौन दिलाएगा? आपके देश के मुख्य न्यायाधीश, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश या आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आज अपनी क्लास को हम यही विराम देंगे और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुन लो, कल क्या पढ़ाऊंगी लिख के बता देती हूं ताकि सारे बच्चों को याद रहे, और मैं तुमसे ही आके पूछूंगी कि आज क्या पढ़ाना है। तो कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 61, जिसमें कहा गया है इम्पीचमेंट, जिसमें बताया गया है महाभियोग क्या होता है। महाभियोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जो मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं कमलेश जी? कुल हैं 34, 33 + 1 इन प्रेजेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।